द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आज हम इस चैप्टर की एक समरी देखेंगे। हेलो एंड एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका। तो आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 द इंटरव्यू, आइए इसकी एक ब्रीफ समरी देखते हैं। The lesson begins with the introduction to interview as a commonplace of journalism since its invention, which was a little over 130 years ago. बेसिकली इस चैप्टर में राइटर हमें बताते हैं कि जो इंटरव्यू होती है, नॉट आपकी प्रोफेशनल जॉब वाली इंटरव्यू, बट अगर आप किसी फेमस पर्सनालिटी की इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनकी लाइफ के बारे में और कुछ पूछने के लिए, उनके इंटरेस्ट, उनके शौक क्या हैं, उनका बचपन कैसा रहा, लाइफ कैसी रही, उस तरह की जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म का एक हिस्सा है। और जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उससे ऑलमोस्ट 130 साल पहले ये इंटरव्यू का जो प्रथा है वो शुरू हुई थी, तो वो इसी के बारे में हमें बता रहे हैं। According to the author, it is not very surprising that people have very distinct opinions about the usage of interview. Some think of it in its highest form, whereas some people can't stand being interviewed. कांट स्टैंड का मतलब है कि आप किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑथर का ये कहना है कि लोगों की बहुत अलग अलग विचार हैं इंटरव्यू को लेकर। कई लोगों को तो इंटरव्यू बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको द इंटरव्यू चैप्टर के नोट्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, MCQs चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, ये सभी कंटेंट हमारे चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हमारी समरी में क्या है, एन इंटरव्यू लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ सर्टेन पर्सन, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल गेट्स स्टोलन। Famous celebrities, writers and artists have been heard criticizing interviews. अब जो भी कोई इंसान एक इंटरव्यू को देखता है, उसके दिमाग पर उस इंटरव्यू का, उस बातचीत का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत असर होता है। और कई लोगों को ये मानना है कि जब आप किसी की कही हुई बात को अपने आप से दोहराते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं। तो ही वो कह रहे हैं द आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल गेट्स स्टोलन, मीन्स उसकी आत्मा जो एग्जैक्ट मतलब कहना चाह रही है किसी बात का, वो सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाता। इसी वजह से बहुत सारे जो फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर्स और आर्टिस्ट हैं वो इंटरव्यू की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी हाउ देयर डे इन बॉस्टन वॉज रूइंड बाय 2 रिपोर्टर्स। रुडयार्ड किपलिंग बहुत ही फेमस राइटर थे, तो उनकी वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा कि एक बार बॉस्टन में एक इंसिडेंट हुआ जब 2 रिपोर्टर्स आए उनका इंटरव्यू लेने और उनका दिन खराब हो गया। किपलिंग कंसिडर्स इंटरव्यूइंग एन असॉल्ट अ क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट। असॉल्ट एक फिजिकल क्राइम होता है और वो ये कहती हैं कि इंटरव्यू भी इस असॉल्ट वाले क्राइम के जैसा ही है और जो भी इंटरव्यू करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी उस दिन। He believes that a respectable man would never ask or give an interview. Further, वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी है तो ना तो वो कभी किसी का इंटरव्यू लेगा, ना ही वो इंटरव्यू देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। There is an excerpt from the interview between Mukund from the Hindu newspaper and Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his idea on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Semiotics is the study of science. तो यहाँ पर फिर हमारी जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है उसमें एक इंटरव्यू है जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट है मुकुंद, और वो एक प्रोफेसर और राइटर उम्बर्टो एको का इंटरव्यू लेते हैं। अब ये जो प्रोफेसर है उम्बर्टो एको, ये काफ़ी कुछ करते हैं, ये सिमियोटिक्स पर अपने आइडियाज़ भी लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी हैं। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज, whose more than 10 million copies were sold in the market. The interviewer begins by asking him how Umberto manages to do so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same thing. अब ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली अम्बर्टो की एक नॉवल के सक्सेस द नेम ऑफ द रोज की जो 10 मिलियन कॉपीज बिक गई थी उस चक्कर में उनकी इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतना कुछ, इतने अलग अलग पोर्टफोलियोज कैसे मैनेज कर लेते हैं।
तो अम्बेटो ने रिप्लाई किया कि वो हर वक्त एक ही काम करते हैं। फर्दर उन्होंने क्या कहा, he further justifies and mentions that his books about children talk about peace and non-violence, which in the end reflects his interest in philosophy. Umberto identifies himself as an academic scholar who attends academic conferences during the week and writes novel on Sundays. तो उन्होंने फर्दर ये कहा कि मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ जिनका मेन टॉपिक होता है पीस और नॉन वायलेंस का। और फिर वो कहते हैं इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। और फर्दर वो कहते हैं कि वो पूरे हफ्ते एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और एक एकेडमिशियन यानी कि एक प्रोफेसर का काम करते हैं और सिर्फ संडेज को वो नॉवल लिखते हैं, राइटिंग का काम करते हैं। It doesn't bother him that he is identified by others as a novelist and not a scholar because he knows that it is difficult to reach millions of people with scholarly work. He believes there are empty spaces in one's life just like there are empty spaces in atoms and the universe. अब देखिए अम्बेटो के दो मेजर ऑक्यूपेशंस हैं, एक तो नॉवेल्स लिखते हैं, दूसरा वो पढ़ाते हैं यानी कि वो एक स्कॉलर हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो किताबें हैं वो तो बहुत लोग पढ़ते हैं, इसीलिए वो राइटर के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोगों को ये नहीं पता कि वो एक प्रोफेसर भी हैं। फर्दर वो क्या कहते हैं कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी खाली स्पेसेस होती हैं। जिस तरह से आप अगर किसी एटम के स्ट्रक्चर को देखो या फिर आप यूनिवर्स को भी देखो तो वहाँ पर भी आपको खाली जगहें देखने को मिलेंगी। इसी तरह हमारी लाइफ में भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। वो इन एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टाइसेस कहते हैं। ही कॉल्स देम इंटरस्टाइसेस। इंटरस्टाइसेस क्या है? एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ। एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कहते हैं कि उनका जितना मैक्सिमम प्रोडक्टिव वर्क है वो उस एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम में ही होता है। Talking about his novel, he mentions that it is not an easy read. It has a detective aspect to it along with metaphysics, theology and medieval history. अब ये कौन सी नॉवल है? The Name of the Rose. वो कहते हैं कि इसे पढ़ना आसान नहीं है, समझने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि एक तो ये डिटेक्टिव नॉवल है और साथ ही साथ इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और medieval हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। मेटाफिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ सच थिंग्स, सच फिलॉसफीज विच कैनॉट बी सीन। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक फिलॉसफी है जिसे आप देख नहीं सकते, उसके बारे में जब आप पढ़ाई करते हैं और उसके टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन और मिडीवल हिस्ट्री क्या है? 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक की जो हमारी हिस्ट्री है वो मिडीवल हिस्ट्री के अंडर आती है। Also, he believes that had the novel been written 10 years earlier or later, it would have not seen such a huge success. Thus, the reason for its success still remains a mystery. तो अम्बेटो कहते हैं कि उनकी नॉवल की जो टाइमिंग है वो भी बहुत सही थी और उसका भी योगदान था उसके सक्सेस में। तो उनकी नॉवल इतनी बड़ी सक्सेस क्यों हुई, ये उनके लिए भी एक मिस्ट्री है। इसके साथ ही हमारे ये समरी का सेशन खत्म होता है। हमने द इंटरव्यू चैप्टर को जल्दी से झटपट समझने की कोशिश की। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, hit the bell icon to subscribe to the channel, and also if you want to prepare for this chapter, please take help of the resources. Links are given in the description box below this video. Thank you.